दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा कस्बा, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, अपने अंदर ऐसा गहरा रहस्य छिपा सकता है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दे? एक ऐसी कहानी जहां सच और झूठ का खेल इतना उलझा हुआ हो कि हर कदम पर आपको लगे, अरे ये तो कुछ और ही निकला। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शिवपुर में एक ऐसी हत्या हुई जिसने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया। एक सम्मानित स्कूल शिक्षक विनोद शर्मा अपने ही घर में मृत पाए गए, खून से लथपथ, और पास में कोई सुराग नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं। फिर सवाल ये उठता है, आखिर विनोद शर्मा को किसने मारा और क्यों? शिवपुर में विनोद शर्मा हर किसी के लिए एक जाना पहचाना नाम थे। बच्चों को पढ़ाने वाले, स्कूल में अनुशासन के लिए मशहूर, लेकिन क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा राज था जिसने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया? इस क्ल के पीछे कई चेहरे थे, एक गुस्सैल सहकर्मी, एक रहस्यमयी पड़ोसी, एक नाराज छात्र और एक ऐसा पत्र जो इस पूरे मामले को और उलझा देता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्ल की नहीं है। ये एक ऐसी जांच की कहानी है जिसमें हर कदम पर नया ट्विस्ट, नया रहस्य और नया झूठ सामने आया। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या था? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिवपुर का वो सुबह का दिन कोई आम दिन नहीं था। 15 जून 2018 को जब सूरज की पहली किरणें कस्बे पर पड़ी, तब तक एक खौफनाक खबर पूरे शिवपुर में आग की तरह फैल चुकी थी। विनोद शर्मा, वो शिक्षक जिन्हें हर कोई आदर की नज़र से देखता था, अपने घर में मृत पाए गए थे। उनके लिविंग रूम में फर्श पर खून का एक बड़ा सा धब्बा और उनके शरीर पर चोट के गहरे निशान। पास में पड़ी थी एक भारी धातु की मूर्ति जो शायद हत्या का हथियार थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, घर में कोई जबरदस्ती का निशान नहीं, ना ताला टूटा, ना खिड़की क्षतिग्रस्त। तो फिर हत्यारा अंदर कैसे आया? या क्या वो कोई ऐसा था जिसे विनोद खुद जानते थे? जैसे ही खबर पुलिस तक पहुंची, शिवपुर थाने के इंस्पेक्टर राजेश तिवारी ने मोर्चा संभाला। तिवारी, जो अपने तेज दिमाग और जिद्दी स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना शुरू किया। वहां मिले कुछ शुरुआती सुराग इस मामले को और रहस्यमय बना रहे थे। एक टूटा हुआ चश्मा, जो शायद विनोद का था, फर्श पर पड़ा था। पास में एक क्रम्पल्ड कागज का टुकड़ा जिस पर धमकी भरे शब्द लिखे थे, तूने बहुत गलती की, अब भुगत। लेकिन ये पत्र किसने लिखा? और सबसे अजीब बात, पड़ोसियों की बातें। किसी ने कहा कि रात को एक अनजान शख्स को विनोद के घर के पास देखा, तो किसी ने कहा कि सब शांत था। आखिर सच क्या था? शिवपुर कोई बड़ा शहर नहीं था। ये एक ऐसा कस्बा था जहां हर कोई एक दूसरे की जिंदगी में झांकता रहता था। विनोद शर्मा यहाँ के सबसे सम्मानित लोगों में से एक थे। स्कूल में उनकी सख्त शिक्षण शैली की वजह से बच्चे उनसे डरते थे, लेकिन उनका सम्मान भी करते थे। फिर भी कस्बे में कुछ ऐसी अफवाहें थीं जो अब सामने आ रही थी। कुछ लोग कहते थे कि विनोद का कुछ स्थानीय लोगों से झगड़ा था। कोई कहता कि वो स्कूल में बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती करते थे। कोई कहता कि उनके कुछ पुराने राज थे जो अब बाहर आने वाले थे। लेकिन क्या ये अफवाहें सच थीं? या ये सिर्फ कस्बे की गपशप थी? इंस्पेक्टर तिवारी के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। हत्या का मकसद क्या था? क्या ये व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा था? कोई पुराना बदला? या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा छिपा था? उस धमकी भरे पत्र का क्या मतलब था? और वो टूटा चश्मा, क्या वो विनोद का था या हत्यारे ने उसे वहां छोड़ दिया? हर सुराग एक नया सवाल खड़ा कर रहा था,
और हर सवाल इस मामले को और उलझा रहा था। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि अगला कदम क्या था? बने रहिए, क्योंकि ये रहस्य अभी और गहरा होने वाला है। दोस्तों, विनोद शर्मा की हत्या का रहस्य अब और गहरा हो चुका था। इंस्पेक्टर राजेश तिवारी के सामने एक ऐसा पहेली थी जिसमें हर टुकड़ा किसी न किसी सवाल को जन्म दे रहा था। उस धमकी भरे पत्र, टूटे चश्मे और पड़ोसियों की उलझी बातों ने मामले को और पेचीदा कर दिया। लेकिन हर क्ल की कहानी में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो सवालों के घेरे में आते हैं। शिवपुर में भी ऐसे ही 4 नाम सामने आए जिन्हें पुलिस ने संदिग्ध माना। हर एक की अपनी कहानी, अपना मकसद और अपने झूठ। तो चलिए मिलते हैं इन संदिग्धों से। पहला नाम, रमेश यादव। रमेश विनोद शर्मा का सहकर्मी था, उसी स्कूल में गणित का शिक्षक। बाहर से देखने में एकदम शांत और सीधा साधा, लेकिन कस्बे में सबको पता था कि रमेश और विनोद के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। कुछ महीने पहले स्कूल के एक समारोह में विनोद ने रमेश को अनुशासन के मुद्दे पर सबके सामने डांट दिया था। रमेश की बेइज्जती हुई और वो इसे भूल नहीं पाया। लोग कहते थे कि रमेश के दिल में बदले की आग जल रही थी। लेकिन जब तिवारी ने उससे पूछताछ की तो रमेश ने एकदम साफ कहा, साहब, मैं उस रात शहर में था ही नहीं। मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ लखनऊ गया था, लेकिन उसकी बातों में कुछ तो गड़बड़ थी। उसका घबराया चेहरा, बार बार इधर उधर देखना, क्या रमेश सच छिपा रहा था? अगला संदिग्ध, अनीता वर्मा। अनीता, विनोद की पड़ोसी, एक युवा विधवा जो अकेले अपने छोटे से घर में रहती थी। कस्बे में अनीता के बारे में तरह तरह की बातें चलती थीं। कुछ लोग कहते थे कि विनोद और अनीता के बीच कोई गुप्त रिश्ता था। कोई कहता कि विनोद अक्सर अनीता के घर जाते थे। लेकिन जब तिवारी ने अनीता से सवाल किए तो वो चुप्पी साध गई। बस इतना कहा, मैं विनोद जी को सिर्फ पड़ोसी के तौर पर जानती थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। क्या अनीता कोई राज छिपा रही थी? क्या उसका विनोद के साथ कोई ऐसा विवाद था जो हत्या तक पहुंच गया? तीसरा संदिग्ध, विशाल चौधरी। विशाल, विनोद का स्टूडेंट, महज 17 साल का एक गुस्सैल किशोर। विशाल को विनोद ने कुछ समय पहले स्कूल से निलंबित कर दिया था क्योंकि उसने एक टीचर से बदतमीजी की थी। विशाल का परिवार शिवपुर में काफी प्रभावशाली था। उनके पिता एक बड़े व्यापारी जिनका कस्बे में दबदबा था। अफवाह थी कि निलंबन के बाद विशाल ने विनोद को धमकी दी थी। उसने स्कूल में सबके सामने कहा था, विनोद सर को इसका पछतावा होगा। तिवारी ने जब विशाल से बात की तो उसने गुस्से में कहा, हाँ, मुझे उनसे गुस्सा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन विशाल की बातों में आधा अधूरा सच था। क्या इतना गुस्सा उसे हत्यारा बना सकता था? और फिर था वो चौथा संदिग्ध, एक अज्ञात शख्स जिसका नाम किसी को नहीं पता था। वो धमकी भरा पत्र जो विनोद के घर में मिला था, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग था। और इशारा करती थी, तुझे वो पुराना हिसाब याद है ना? ये हिसाब क्या था? क्या विनोद का कोई पुराना दुश्मन था जो सालों बाद सामने आया? तिवारी को यकीन था कि ये पत्र इस पूरे मामले की कड़ी है, लेकिन उसका लेखक कौन था? इंस्पेक्टर तिवारी ने एक एक संदिग्ध से घंटों पूछताछ की, लेकिन हर बार उनकी कहानियां उलझती चली गईं। रमेश की आलिबी में झोल था। अनीता कुछ कहने से डर रही थी। विशाल का गुस्सा और उसका प्रभावशाली परिवार पुलिस पर दबाव डाल रहा था। और वो पत्र? उसका तो कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। हर संदिग्ध की कहानी में आधा सच और आधा झूठ। तिवारी को समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करें। क्या इनमें से कोई हत्यारा था या सच्चाई कहीं और छिपी थी? दोस्तों, ये जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी।
हर जवाब के साथ नया सवाल खड़ा हो रहा था। तो आगे क्या हुआ? क्या तिवारी को कोई नया सुराग मिला? बने रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी और रहस्यमय होने वाली है। दोस्तों, विनोद शर्मा की हत्या का मामला अब एक ऐसी गुत्थी बन चुका था जिसके हर धागे को खोलने पर नया रहस्य सामने आ रहा था। इंस्पेक्टर राजेश तिवारी दिन रात इस केस में जुटे थे, लेकिन हर कदम पर सवाल और उलझनें बढ़ती जा रही थी। 4 संदिग्ध, रमेश, अनीता, विशाल और वो अज्ञात पत्र लेख, हर एक की कहानी में कुछ ना कुछ छिपा था। लेकिन सच तक पहुंचने के लिए तिवारी को अब और गहराई में उतरना था। पुलिस की जांच अब अपने पूरे शबाब पर थी और हर सुराग, हर गवाही, हर सबूत इस मामले को और पेचीदा बना रहा था। तो चलिए जानते हैं कि इस जांच में आगे क्या हुआ। तिवारी ने सबसे पहले फोरेंसिक टीम को बुलाया। हत्या के हथियार, उस भारी धातु की मूर्ति पर उंगलियों के निशान की जांच की गई, लेकिन जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। मूर्ति पर सिर्फ विनोद शर्मा के ही उंगलियों के निशान थे, ना हत्यारे के, ना किसी और के। क्या इसका मतलब था कि विनोद ने खुद पर हमला किया, या हत्यारे ने इतनी चालाकी से काम किया कि कोई निशान ही नहीं छोड़ा? लेकिन एक और सुराग ने तिवारी का ध्यान खींचा। वो धमकी भरा पत्र जो विनोद के घर में मिला था। उस पर एक अज्ञात व्यक्ति के उंगलियों के निशान थे, लेकिन ये निशान किसी संदिग्ध से मेल नहीं खा रहे थे। ना रमेश, ना अनीता, ना विशाल। तो फिर ये निशान किसके थे? क्या कोई पांचवां शख्स इस कहानी में शामिल था? तिवारी ने पड़ोसियों से दोबारा पूछताछ शुरू की, लेकिन हर गवाह की बात एक दूसरे से उलट थी। एक पड़ोसी, रामू चाचा, ने कहा कि हत्या की रात को उन्होंने विनोद के घर के पास एक छाया सी देखी थी। लेकिन जब तिवारी ने पूछा कि क्या वो उस शख्स को पहचान सकते हैं, तो रामू चाचा ने कंधे उचका दिए। दूसरी तरफ पास के दुकान वाले श्याम ने कहा कि उस रात सब शांत था, कोई अजीब हरकत नहीं दिखी। तिवारी का दिमाग चकरा रहा था। क्या कोई सच बोल रहा था या सबके अपने अपने राज थे? इन विरोधी बातों ने तिवारी को और शक में डाल दिया। फिर एक नया सुराग सामने आया। शिवपुर के पास एक छोटा सा मंदिर था जहां एक पुराना सीसीटीवी कैमरा लगा था। तिवारी ने उस फुटेज को खंगाला और वहां कुछ दिखा। हत्या की रात करीब 11 बजे एक शख्स विनोद के घर की गली में जाता हुआ दिखा। वो टोपी और मफलर में था, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल, उसका कद, क्या ये कोई ऐसा शख्स था जिसे तिवारी पहले मिल चुके थे? फुटेज इतना धुंधला था कि पक्का कुछ कहना मुश्किल था, लेकिन तिवारी को यकीन था कि ये शख्स इस पहेली का एक अहम हिस्सा था। जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंची जब फोरेंसिक टीम ने उस धमकी भरे पत्र का और गहराई से विश्लेषण किया। पत्र में इस्तेमाल हुई स्याही और कागज से एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ। ये कागज विनोद के पुराने स्कूल, शिवपुर हाई स्कूल, के स्टेशनरी डिपार्टमेंट से मेल खाता था। तिवारी को याद आया कि विनोद ने कई साल पहले उस स्कूल में एक बड़े घोटाले को उजागर किया था। कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल उस घोटाले में शामिल थे और विनोद की वजह से उनकी नौकरी चली गई थी। क्या ये हत्या उस पुराने घोटाले से जुड़ी थी? क्या कोई पुराना दुश्मन अब बदला लेने आया था? तिवारी का शक अब उस पत्र के लेखक पर और गहरा हो गया। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट सामने आया। तिवारी ने रमेश यादव की आलिबी को दोबारा जांचा। रमेश ने दावा किया था कि वो हत्या की रात लखनऊ में था, लेकिन तिवारी ने लखनऊ के उस रिश्तेदार से बात की और पता चला कि रमेश वहां गया ही नहीं था। जब तिवारी ने रमेश को थाने बुलाकर कड़ाई से पूछा तो वो घबरा गया। आखिरकार उसने कबूल किया कि वो शिवपुर में ही था, लेकिन उसका कहना था कि वो उस रात एक गुप्त मुलाकात में था। साहब, ये मेरी निजी जिंदगी की बात है। मैं किसी से मिलने गया था, लेकिन मैंने विनोद को नहीं मारा।
रमेश की ये नई कहानी तिवारी को और शक में डाल रही थी। वो गुप्त मुलाकात किसके साथ थी और रमेश इतना डर क्यों रहा था? जांच जितनी आगे बढ़ रही थी उतनी ही रुकावटें आ रही थी। विशाल चौधरी के पिता, जो कस्बे के बड़े व्यापारी थे, ने पुलिस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने तिवारी को धमकी दी कि अगर उनके बेटे पर बेवजह शक किया गया तो वो ऊपर तक शिकायत करेंगे। कस्बे के कुछ लोग भी पुलिस को ताने मारने लगे कि इतने दिन हो गए लेकिन हत्यारा पकड़ा नहीं गया। ऊपर से अनीता वर्मा की रहस्यमय चुप्पी। तिवारी ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन वो हर बार सवालों को टाल देती थी। मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं उस रात सो रही थी लेकिन उसकी आंखों में वही डर था जो तिवारी को बार बार खटक रहा था। क्या अनीता कुछ छिपा रही थी या वो सचमुच बेकसूर थी? तिवारी पर अब केस को जल्दी बंद करने का दबाव बढ़ रहा था। बड़े अफसर कह रहे थे कि बिना ठोस सबूत के इतने लोगों को परेशान करना ठीक नहीं। लेकिन तिवारी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने विनोद के घर की एक बार फिर तलाशी ली और इस बार उन्हें कुछ मिला, एक पुरानी डायरी जो विनोद के बेडरूम में एक पुराने बक्से में छिपी थी। डायरी के पन्नों में एक नाम बार बार आ रहा था, के.एस. विनोद ने लिखा था, के.एस. को सब पता है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये के.एस. कौन था? क्या वो वही शख्स था जिसने वो धमकी भरा पत्र लिखा था, या ये कोई नया किरदार था जो अब तक जांच से बाहर था? तिवारी के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। पुराना घोटाला, रमेश की झूठी आलिबी, अनीता की चुप्पी, विशाल का गुस्सा और अब ये रहस्यमय के.एस. हर चीज इस मामले को और उलझा रही थी। क्या विनोद की हत्या का राज उस पुराने स्कूल घोटाले में छिपा था, या ये सब एक बड़े झूठ का हिस्सा था? दोस्तों, जांच अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर थी। हर सुराग एक नया रास्ता दिखा रहा था लेकिन सच अभी भी कोसों दूर था। तो क्या तिवारी इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे? क्या वो के.एस. का राज खोल पाएंगे? बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का अगला हिस्सा आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, विनोद शर्मा की हत्या का रहस्य अब अपने चरम पर था। इंस्पेक्टर राजेश तिवारी ने दिन-रात मेहनत की, हर सुराग को खंगाला, हर संदिग्ध से पूछताछ की, लेकिन सच अभी भी उनके हाथों से फिसल रहा था। वो धमकी भरा पत्र, रमेश की झूठी आलिबी, अनीता की चुप्पी, विशाल का गुस्सा और अब विनोद की डायरी में बार बार आने वाला वो नाम, के.एस. हर कदम पर नया सवाल, नया ट्विस्ट। लेकिन तिवारी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो जानते थे कि इस गुत्थी का जवाब कहीं ना कहीं छिपा था और अब वो पल आ चुका था जब सारी परतें हटने वाली थीं। तो चलिए जानते हैं कि इस रहस्य का अंत कैसे हुआ। तिवारी का सबसे बड़ा सुराग थी वो डायरी जिसमें के.एस. का जिक्र था। तिवारी ने पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स खंगाले, कुछ पुराने सहकर्मियों से बात की और आखिरकार एक नाम सामने आया, कमलेश सिंह। कमलेश सिंह, विनोद का पुराना दोस्त और शिवपुर हाई स्कूल का पूर्व प्रिंसिपल। वही कमलेश जो उस घोटाले में शामिल था जिसे विनोद ने सालों पहले उजागर किया था। उस घोटाले की वजह से कमलेश की नौकरी चली गई थी और उसका करियर बर्बाद हो गया था। तिवारी को यकीन था कि के.एस. यही कमलेश सिंह है। लेकिन एक दिक्कत थी, कमलेश अब शिवपुर में नहीं था। वो कस्बा छोड़कर कहीं और चला गया था। तिवारी ने अपनी टीम को कमलेश का पता लगाने का आदेश दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुराग मिला। कमलेश दिल्ली में था, एक छोटे से किराए के मकान में छिपकर रह रहा था। तिवारी तुरंत दिल्ली पहुंचे और कमलेश को हिरासत में लिया। पूछताछ में कमलेश शुरू में चुप रहा, लेकिन तिवारी की कड़ाई के सामने वो टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने विनोद को धमकी भरा पत्र लिखा था। हाँ, मैंने वो पत्र लिखा था, कमलेश ने कहा। विनोद ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी,
मैं चाहता था कि वो डरे, कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की, साहब। मैं कसम खाता हूँ, कमलेश की बातों में सच की झलक थी, लेकिन तिवारी को यकीन नहीं था। क्या कमलेश सच बोल रहा था, या ये उसका एक और झूठ था? तिवारी ने कमलेश के फिंगरप्रिंट्स की जांच की, और ये वही निशान थे जो उस धमकी भरे पत्र पर मिले थे। लेकिन हत्या के हथियार पर कोई निशान नहीं थे। कमलेश का कहना था कि वो हत्या की रात दिल्ली में था और उसके पास आलिबी थी। तिवारी ने उस आलिबी को चेक किया और वो सही निकली। कमलेश ने भले ही विनोद को धमकाया था, लेकिन हत्यारा वो नहीं था। तो फिर हत्यारा कौन था? तिवारी अब एक बार फिर उसी जगह खड़े थे जहां से उन्होंने शुरू किया था। लेकिन तिवारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार फिर सारे सुरागों को जोड़ा। रमेश की गुप्त मुलाकात, विशाल का गुस्सा और अनीता की चुप्पी। अनीता, वो शख्स जो हर बार सवालों से बचती थी। तिवारी ने फैसला किया कि अनीता से एक आखिरी बार पूछताछ जरूरी थी। इस बार तिवारी ने अनीता को थाने बुलाया और सख्ती से सवाल किए। शुरू में अनीता ने वही पुरानी बात दोहराई, मुझे कुछ नहीं पता, साहब। लेकिन तिवारी ने दबाव बढ़ाया। उन्होंने अनीता को बताया कि वो कमलेश तक पहुंच चुके हैं और अब सच सामने आना ही था। आखिरकार अनीता टूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने जो कबूल किया वो किसी को भी चौंका देने वाला था। अनीता ने कहा, हाँ, मैंने विनोद को मारा, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था, साहब। अनीता ने बताया कि उसका छोटा भाई राहुल उस पुराने स्कूल घोटाले में शामिल था। विनोद ने राहुल को पुलिस के हवाले करने की बजाय बचा लिया था। लेकिन इसके बदले विनोद ने अनीता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो अनीता से पैसे मांगता था और धमकी देता था कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो राहुल का राज खोल देगा। अनीता, जो अपने भाई की जिंदगी बचाना चाहती थी, डर और गुस्से में जी रही थी। हत्या की रात अनीता विनोद से मिलने गई थी। उसने विनोद से गुहार लगाई कि वो उसे और उसके भाई को छोड़ दे, लेकिन विनोद ने उसकी बात नहीं मानी। गुस्से और डर के मारे अनीता ने पास पड़ी उस धातु की मूर्ति उठाई और विनोद पर वार कर दिया। मैं बस उसे डराना चाहती थी, साहब, अनीता ने रोते हुए कहा। लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। अनीता ने बताया कि उसने हत्या के बाद अपने निशान मिटाए, लेकिन वो पत्र वहां छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि इससे पुलिस का ध्यान कमलेश की ओर जाएगा। तिवारी अनीता की बातें सुनकर स्तब्ध थे। अनीता ने अपने भाई को बचाने के लिए ये कदम उठाया था, लेकिन क्या ये सही था? तिवारी ने अनीता को हिरासत में लिया। थाने में अनीता ने अपने किए पर पछतावा जताया। मैंने अपने भाई को बचाने के लिए ये किया, साहब, लेकिन अब मुझे हर पल उस रात का डर सताता है। तिवारी को अनीता की मजबूरी पर तरस आया, लेकिन कानून अपना काम करता है। अनीता को गिरफ्तार कर लिया गया और केस आखिरकार सुलझ गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनीता की गिरफ्तारी ने कई सवाल छोड़ दिए। क्या अनीता पूरी तरह दोषी थी? या विनोद का ब्लैकमेल उसे इस हद तक ले गया? क्या आप अनीता की मजबूरी को समझ सकते हैं, या आपको लगता है कि उसने जो किया वो गलत था? इस कहानी में कोई साफ जवाब नहीं है। विनोद एक सम्मानित शिक्षक थे, लेकिन उनकी जिंदगी में भी अंधेरे थे। अनीता एक मजबूर बहन थी, लेकिन उसने एक गुनाह किया। और कमलेश, जिसने बदले की आग में पत्र लिखा, वो भी इस कहानी का हिस्सा था। शिवपुर का ये रहस्य अब सुलझ चुका था, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सच और झूठ, सही और गलत, कभी कभी ये रेखाएं इतनी धुंधली हो जाती हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी ने आपको क्या सिखाया?
क्या आप अनीता के फैसले को सही मानते हैं या आपको लगता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए थी? बने रहिए, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए एक और ऐसा रहस्य लेकर आएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। अब आपकी बारी है दोस्तों। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या इसमें कोई ऐसा ट्विस्ट था जिसने आपको चौंका दिया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आप अगली बार कैसी कहानी सुनना चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हर नए रहस्य का हिस्सा बन सकें।